नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल के चुनाव में 5वें चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव आयोग ने भी 72 घंटे पहले ही प्रचार को खत्म करने का आदेश दिया है। इसके बाद तमाम पार्टियां अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं, लेकिन आज अमित शाह प्रचार करने के लिए पहुंचे और उन्होंने जोरदार हमला किया ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा कि कूच बिहार में जो घटना हुई, उसके बाद जो लोग वहां हताहत हुए, जिस तरह की घटना हुई, उसके लिए दो शब्द ममता बनर्जी के पास नहीं है, लेकिन वो उस मुद्दे पर राजनीति करना चाह रही हैं। दीदी केंद्र पर आरोप लगा रही हैं। अमित शाह ने कहा कि आप कहती हैं कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आपको तो 2 मई को जाना ही होगा। आज बरसते नजर आए अमित शाह, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से वो बीजेपी के मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह से आपको बता दें, 2 तस्वीरें हैं। लगातार अमित शाह रोड शो और रैलियां कर रहे हैं और आज अमित शाह के निशाने पर एक बार फिर से ममता बनर्जी है। बीजेपी को यकीन है कि इस बार 200 का आंकड़ा छूने जा रही है भगवा पार्टी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय है। बंगाल के सियासी पिक्चर में शय और मात का खेल अपनी चरम पर है। 2 मई को बीजेपी बंगाल में अपना परचम लहराने और कमल खिलाने के लिए बेकरार है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह किसी भी कीमत पर बंगाल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसके लिए शाह का ताबड़तोड़ बंगाल दौरा भी जारी है। आज पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर एक के बाद एक कई हमले किए और कहा कि 2 मई को दीदी का जाना और बंगाल में कमल खिलना तय है। दीदी बहुत बड़ी नेत्री है। 10 साल तक बंगाल पर राज किया है। देश भर में दीदी को सब जानते हैं। अब उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? अच्छी लगेगी क्या? जरा जोर से बोलो, अच्छी लगेगी? ये माताएं बहनें बैठी अच्छी लगेगी? तो भाई दीदी की विदाई जब करते हो तो धूमधाम के साथ 200 सीटों से विदाई करने का एक बार तय करो। गृहमंत्री अमित शाह को साफ अंदाजा है कि ममता को उनके गढ़ में पटकनी देनी है तो बंगाल की जनता के दिल में जगह बनानी बेहद जरूरी है। बंगाल पहुंचे अमित शाह ने एक बार फिर ममता बनर्जी को अपनी ताकत का एहसास कराया। शांतिपुर बशीरहाट में उमड़े जनसैलाब ने भी शाह का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों के सामने रख रही हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की है, जहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जोश और कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो इस समय बहुत हाई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कूच बिहार हिंसा को लेकर ममता के लगाए आरोपों का गंभीरता से जवाब दिया। कहा, मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको अपनी कुर्सी बचानी भारी पड़ जाएगी। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। बंगाल के रण में यह अमित शाह का प्रण है। चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है क्योंकि बंगाल में बीजेपी के चुनावी रथ की कमान खुद अमित शाह ने संभाली हुई है। वहीं पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों ने पार्टी में उत्साह भर रखा है। अभी बंगाल चुनाव के 4 चरण बाकी हैं, लेकिन बीजेपी को अभी से ही दीदी का किला तरकता नजर आ रहा है। अब बंगाल की किस्मत का फैसला 2 मई को होना है। बीजेपी इस बार बंगाल में 200 के पार सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। वहीं टीएमसी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। लोगों को इंतजार है तो बस 2 मई का, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि बंगाल ने अपना आशीर्वाद किस पार्टी को दिया है और किसकी सरकार बंगाल में इस बार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को अपनी जीत का इतना यकीन क्यों है? बीजेपी को क्यों ऐसा लगता है कि वो 200 सीटों के पार जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आप भी सुनिए।
कल ही कोच बिहार में जो घटना घटी है उसके बारे में, क्योंकि सेंट्रल फोर्स को घेराव करने की एक मतलब जैसे निदान या दवाई जैसे दी थी दीदी ने, उसके बाद ही ये घटना घटी। सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें दीदी की तरफ से एक जैसी उस्काया गया था, उसी का नतीजा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 4 युवाओं की जान गई है इसमें। ठीक उसी विधानसभा में ममता जी ने एक भाषण दिया था कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप घेर लो, और इसी का ये नतीजा है। आज वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की जगह हम पर आरोप लगा रही, और उसी विधानसभा में सुबह हमारा एक राजवंशी युवा कार्यकर्ता भी मारा गया। तृणमूल के गुंडों ने उसको नजदीक से गोली मार दी। ममता दीदी के पास उसके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द भी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू राजवंशी परिवार का लड़का है। अगर आप मृत्यु में भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी करते हो तो मैं नहीं मानता आपको बंगाल की जनता स्वीकार करेगी। अमित जी, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। मुतवा जैसे शरणार्थी लोगों की नागरिकता देने की बात आती है सामने, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहती है कि सीएए के खिलाफ है, एनआरसी के खिलाफ है। लेकिन हाल ही में रिपब्लिक बांग्ला ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था घूसपैठियों का, जो अंदर बाहर से अंदर आ रहा है। इतना ही नहीं है, यहाँ पे वोटर बन के वोट भी दे रहा है। वो हर एक वोट के सीजन पे आते हैं, बांग्लादेश की वोटर है, बांग्ला में आके भी वोट देते हैं। मैं मानता हूँ पूरा बंगाल इसके खिलाफ है, न केवल उत्तर बंगाल, न केवल बसीरहाट, न केवल 24 परगना, कलकत्ता का बंगाली नागरिक भी चिंतित है कि 10 साल के बाद कलकत्ता का क्या होगा। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि घुसपैठ रोकने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, ना कम्युनिस्टों में है, ना कांग्रेस में है, ना तृणमूल कांग्रेस में है, तो भारतीय जनता पार्टी में। और मैं भरोसे से बंगाल की जनता को वादा करता हूं कि आप 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, हम सफलतापूर्वक घुसपैठ को रोकेंगे। आप आज बशीरहाट गए थे, वहाँ पे मुतवा शरणार्थी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी वहाँ पे तादाद में वहाँ पे उत्पीड़न भी रहा। इसके पहले बशीरहाट दांगा के बारे में हम सब जानते हैं। क्या उसका कोई असर भी पड़ने वाला है इस इलेक्शन में, आपको लगता है, जिस तरह से दिखा गया था पिछले घटनाओं को? नहीं, मतवा समाज, नामशूद्र समाज वर्षों से निगलेक्टेड रहा। पहले कम्युनिस्टों ने उनको निगलेक्ट किया, फिर ममता दीदी ने किया। अब तो ममता दीदी की पार्टी की एक नेत्री बोल गई है कि दलित स्वभावगत रूप से भिक्षुक होते हैं। इतना बड़ा अपमानजनक स्टेटमेंट किसी राजनेता का मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में दलितों के लिए नहीं देखा है। और ममता दीदी चुप है, उनको फटकार भी नहीं लगाती। मैं समझता हूं कि सीएए के मुद्दे पर नामशूद्र समाज, मतवा समाज एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। पिछले 5 साल पहले बांग्ला में लेफ्ट लिबरल और कांग्रेस माइंडेडनेस इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे बीजेपी के बाद अरमान ली करना मतलब उतना एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन 5 साल 7 साल में इतना बदलाव कैसे ला आए आप, इतना बड़ा परिवर्तन? देखिए, इनके कुशासन का विकल्प मोदी जी में ही बंगाल की जनता को दिखाई पड़ता है। और 2017 से 2021 तक हमने हमारे संगठन को भी यहाँ काफ़ी मजबूत किया है। तो मोदी जी की लोकप्रियता भी बंगाल में चरम सीमा पर है। बंगाल की जनता को नरेंद्र मोदी जी से आशा है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल में परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं बंगाल के कूच बिहार में हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आरोप है कि ममता बनर्जी से वीडियो कॉल पर हुई बातचीत के बाद पीड़ित के परिजनों ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया। वो मतदान केंद्र पर शव रखकर प्रदर्शन में बैठ गए। तो क्या इस हिंसा के पीछे अब बंगाल में सियासत की जा रही है? कल कूच बिहार के सीतलकुची में हुई राजनीतिक हिंसा ने बंगाल की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। तस्वीरें उसी सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 126 की है, जहां कल हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। मृतक के परिजन बेहद गुस्से में हैं।
सभी 4 शवों को उसी मतदान केंद्र पर लाकर मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें स्थानीय लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है। दरअसल सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने मृतक के परिजनों से बात की, जिसके बाद इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शीतल कुची में कल जो घटना हुई उसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिजनों का दरअसल रो रो कर बुरा हाल है। परिजन सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी ही 4 लोगों के शव जो है वो एम्बुलेंस के जरिए लाए गए और उसके बाद परिवार का हाल आप देख सकते हैं कि हाल जो है परिवार का बुरा है। हर परिवार जो है बस इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन देखिए इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आगे क्या कुछ स्टेप लिया जाता है। दरअसल कल कूच बिहार के हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए किसी भी चुनावी गतिविधि पर 72 घंटे की रोक लगा दी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी मृतक के परिजनों से मिलने नहीं जा सकी। हालांकि स्थिति को काबू करने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लोगों का आरोप भी है और सवाल भी कि लाठीचार्ज करते, आंसू गैस छोड़ते वक्त गोली क्यों चलाई गई। हालांकि सुरक्षा बल इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले पर सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। बहुत दुखद घटना है, मगर इससे ज्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। कल चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा ने बंगाल में रक्त चरित्र को एक बार फिर सबके सामने रख दिया। वोटिंग के दौरान लाठी डंडे चले, बम बारूद से हमला हुआ, गोलियां दागी गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि भीड़ जवानों से हथियार छीनने की कोशिश कर रही थी, जिस पर बड़े खतरे को भांपते हुए सीआईएसएफ ने हिंसा कर रहे भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिसकी वजह से 4 उपद्रवियों की मौत हो गई। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हिंसा में हुई मौत के बाद बंगाल में चुनाव आयोग का शांतिपूर्ण चुनाव कराने का सपना धरा का धरा रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे का वजीर यानी कि रियाज काजी जो नंबर प्लेट की दुकान पर नजर आया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया, उसे एनआई ने 16 अप्रैल तक के लिए एनआई की हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो सचिन वाजे है वो तलोजा जेल की हवा खा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह कि एनआईए के कब्जे में आने के बाद रियाज काजी जो एक अहम किरदार, एक अहम कड़ी माना जा रहा है, वो कौन से राज उगलेगा, क्योंकि एनआईए की हिरासत में जाने के बाद एनआईए अब सख्ती से पूछताछ करने वाली है रियाज काजी से, और रियाज काजी को इस केस की एक बहुत अहम कड़ी भी मानकर चल रही है एनआईए। एंटीलिया केस की जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है। अब जांच की आंच वसूलीबाज सचिन वाजे से होती हुई उसके सहयोगी रियाज काजी तक जा पहुंची। आज सुबह एनआईए ने सचिन वाजे के राजदार को गिरफ्तार किया, फिर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 16 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। रियाज काजी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे का साथी था। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही रियाज काजी एनआईए की रडार पर था। आधा दर्जन से ज्यादा बार एनआईए रियाज काजी से पूछताछ कर चुकी है और एनआईए ने रियाज काजी को हथकड़ी पहना दी। रियाज काजी को जहां पर कल रात को अरेस्ट किया गया था, सबसे पहले उनको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद अब रियाज काजी को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। कई चीज़ें जो है वो तथ्य सामने रखी गई है। पहले तो मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जहां पर अब एनआईए की टीम फिर से रियाज काजी को 5 दिन की कस्टडी यानी 16 अप्रैल तक की जो कस्टडी मिली है, उसी कस्टडी को देखते हुए अब पूछताछ जो है वो एनआईए की ओर से की जाएगी। और ख़ासतौर पर अगर बात करें जहाँ पर एनआईए की टीम जो कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस थी, और वहीं पर एनआईए टीम ने साफ तौर पर यह कहा है कि रियाज काजी जिसको बीती रात में अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस है। साथ ही एंटीलिया केस हो या फिर मनसुख हिरेन केस हो, इस पर दोनों में कॉन्स्पिरेसी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो रियाज काजी का बिल्कुल रहा है। 25 फरवरी को हुए एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो के फर्जी नंबर प्लेट्स का पता लगाना एनआईए
के लिए बड़ी चुनौती थी। एटीएस की जांच में सामने आया कि रियाज काजी ने सबूत मिटाए। तब से रियाज काजी पर एनआईए की नजर थी। जब एनआईए ने सबूत खंगालने शुरू किए तो काजी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। काजी किस तरह से सबूतों को गायब कर रहा था, ये सामने आ चुका है। काजी के एंटीलिया साजिश में शामिल होने के सबूत तब मिले जब वो मुंबई के पास विक्रोली में एक नंबर प्लेट की दुकान पर नजर आया। आरोप है कि रियाज काजी ने दुकान से सीसीटीवी डीवीआर ले ली। इसके अलावा नंबर प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल हुए कंप्यूटर को भी रियाज काजी ले गया। जो भी वो कर रहे थे वो सुपीरियर्स के ऑर्डर्स के ऊपर कर रहे थे विद एन ऑफिशियल जो स्टेशन डायरी और रिकॉर्ड बना कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से कुछ कर रहे थे, ही वाज डूइंग इट ऑफिशियल। शक की सुई रियाज पर तब गई जब 5 मार्च को मनसुख हिरेन की हत्या की बात सामने आई। एनआईए जब कड़ियों को खंगालती हुई सचिन वाजे के ठाणे स्थित सोसाइटी पहुंची तो ये जानकर हैरान हो गई कि सोसाइटी का डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज गायब है। पूछताछ में पता लगा कि एंटीलिया विस्फोटक मामले के 2 से 3 दिन बाद रियाज काजी चिट्ठी लेकर वाजे की ठाणे स्थित सोसाइटी पहुंचा था। रियाज ने जांच का हवाला देते हुए डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज हासिल किए और वापस चला गया। मतलब रियाज काजी ने एंटीलिया विस्फोटक मामले से जुड़े तमाम सबूत मिटाने में वाजे की मदद की। एनआईए की गिरफ्त में मौजूद रियाज काजी से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाजे के कहने पर ही रियाज ने सबूत मिटाए या फिर इसके पीछे दूसरी बड़ी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।